हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पीसीएस नॉमिनेशन रजिस्टर ए टू एंड सी। हमने इसमें साइंस का जो स्टार्ट किया हुआ है कोर्स, आज हमारा लास्ट है बायोलॉजी और हेल्थ को लेके, टॉपिक को लेके। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आईटी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो बेसिक पार्ट है। तो ऑल दिस लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस नॉमिनेशन करके। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द लेक्चर्स जो अर्लियर हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। टुडेज इज आर 11th लेक्चर। आपके 6 लेक्चर और हैं, फिर साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इन दोज 30-40 आवर्स का जो कोर्स था ये साइंस का, देन वी विल स्टार्ट विद अदर सब्जेक्ट। मोस्ट प्रॉबेबली पॉलिटी से स्टार्ट होगा। तो पूरा का पूरा जो ये है, हम सिलेबस ट्राई करेंगे कवर करने की। साइंस के बाद पॉलिटी, और अब आपका एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन भी हुआ है, बट आपको नहीं हिम्मत हारनी है, आना तो है ही। अब 2 महीने लेट आ जाएगा पर करना तो है ही। तो लेट्स स्टार्ट विद द, जहां हमने कल बंद किया था टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ, जो हम डिसीज कर रहे थे टॉपिक, वहां पे था टॉपिक दैट इज हेपेटाइटिस। यही था ना लास्ट हमने जब छोड़ा था कि भाई हम कल करेंगे हेपेटाइटिस का टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट डिसीज। ये भी न्यूज में रहती है। कल हमने बहुत सारी डिसीज देखी थी, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये भी पढ़ लेते हैं। एक बड़ा कल इंपॉर्टेंट टॉपिक था इन्फ्लुएंजा ए। उसमें को ध्यान में रखना क्या होता है इन्फ्लुएंजा ए। वायरस जो होते हैं वो 4 सब टाइप्स होती हैं, वो सारी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद हेपेटाइटिस। अब ये जो हेपेटाइटिस है इसके भी टाइप्स हैं ABCD। मोर मतलब जो ये डिसीज है, इट इज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। लीवर से एसोसिएटेड है ये डिसीज। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, उससे ये डिसीज एसोसिएटेड है। अब ये आगे जाके हेपेटाइटिस A, B, C, D और E ये होते हैं, और ये पूछ सकते हैं क्या होता है, A कैसे फैलता है, A कैसे फैलता है, B, C, D, E किसका आपके पास वैक्सीन है, किसका नहीं है, ये पूछ सकते हैं। बट आपको इतना पता चाहिए हेपेटाइटिस वायरस होता है, उसके कारण ये होती है इन्फेक्शन। लीवर से एसोसिएटेड ये डिसीज है। कौन सी ब्रेन से एसोसिएटेड है, कौन सी लीवर से एसोसिएटेड है, यू शुड बी, आपको ये पता होना चाहिए। अब हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड आर द वायरसेस जो हैं, ये 5 टाइप के हमें पता होने चाहिए। अब जो हेपेटाइटिस ए है, जो वायरस से होता है, उसका नाम रखा हुआ है H हेपेटाइटिस ए वायरस। अब हमें क्या लेना, वो तो ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस ए वायरस से ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। अब समझते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए है ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इसका जो फैलने का तरीका है, दैट इज द ओरल फीकल रूट। आप ऐसे समझ लें, जो फैलता है ये वायरस, इट इज बेसिकली फूड वाटर से होता है। ये फूड वाटर या फीकल, उससे फैलता है। तो रूट क्या है इसका, फूड वाटर, या कह सकते हैं ओरल फीकल रूट से ये फैलता है, ये पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो है, इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। बस के फैलने का तरीका क्या है, आपने जैसे हमने पढ़ा था ना HIV एड्स में, कि बॉडी के फ्लूइड्स के कारण ये फैलता है। जैसे सीमेन या वेजाइनल फ्लूइड के कारण ये फैलता है, तो बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ना कि फूड, वाटर और फीकल से। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हेपेटाइटिस सी है, इट ऑल्सो इज, आई मीन ये ट्रांसमिट होता है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है सी वायरस, या फिर ब्लड के कारण भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट किया जा होता है। मतलब ये हेपेटाइटिस बी और सी का फैलने का तरीका क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। बी और सी के फैलने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। सी के फैलने का है डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ जाएं, वही हैं जो जैसे इंजेक्शन से आता है, सोशल कांटेक्ट से आता है, सॉरी सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है, वैसे होता है। और ए वायरस है जो बॉडी के फ्लूइड्स के इंफेक्शन से होता है, चाहे ब्लड हो चाहे सीमेन हो। तो सेम है जो हमने पढ़ा है अभी, ए नहीं सॉरी बी और सी। तो बी और सी का फैलने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिमिलर है बी और सी का। जैसे ऐसे समझ लें HIV फैलता है, वैसे ये फैलती हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा हेपेटाइटिस बी और सी, उसके फैलने का तरीका सेम है लाइक HIV एड्स। डी इज कॉल्ड एज डेल्टा वायरस, और ये ब्लड से फैलता है। अगर आप इन्फेक्टेड बंदे के ब्लड के कंटैक्ट में आ जाएंगे, उससे फैलता है हेपेटाइटिस डी वायरस, ये आपको पता होना चाहिए। बचा कौन सा, ई, जो हेपेटाइटिस ई है। ई इज मोस्टली जहां पे पुअर सैनिटेशन होती है,
तो ये भी फीकल मैटर से ज़्यादा फैलता है, मतलब फीकल मैटर से पानी में जाएगा, पानी से फिर इंसान में आएगा, तो फीकल से वाटर से ये पुअर सैनिटेशन वाले काम में होता है जो ई है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे फैलते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। दैट यू मस्ट बी हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग, ताकि भाई पेपर में आए तो बता पाएं। और सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वही हैं जो फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। दैट इज 96% केसेस किसके हैं? बी और सी के हैं। 96% केसेस आर ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। यू मस्ट बी हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग। और हमारे पास बी के लिए वैक्सीन है और सी के लिए वैक्सीन नहीं है। इसके लिए वैक्सीन है, इसके लिए नहीं है। ये फैक्ट्स रेड वाले याद कर लें। 96% ऑफ केसेस ऑफ हेपेटाइटिस वाज इज हेपेटाइटिस बी एंड सी, और इसमें से बी का वैक्सीन है और सी का नहीं है। ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हमारा गोल है कि भाई हम 2030 तक ये खत्म कर देंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है 28 जुलाई को। ये फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि डे पूछती होती है पीपीएससी। 28 जुलाई को मनाते हैं हेपेटाइटिस डे। और गोल क्या है? सारे सभी का गोल यही है, 2030 तक खत्म कर देंगे। जैसे रेबीज में था डेथ खत्म कर देंगे, इसमें है ये डिसीज खत्म कर देंगे। कौन सी? हेपेटाइटिस वाली, दिस डेडली कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है। अब आता है मलेरिया। नॉन वायरल डिसीजेज में हमने अभी तक पढ़ी वायरल डिसीजेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन वायरल डिसीजेज जो पेपर में आती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मलेरिया। इसको पढ़ते हैं ये कैसे होती है। अब ये मलेरिया होता है अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट एंड दैट पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब ये बहुत टाइप के होते हैं प्लाज्मोडियम। 5 टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आर देयर। 5 टाइप्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। और उस 5 टाइप्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स में द फर्स्ट वन जो बड़ा ही डेंजरस है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम falciparum. Plasmodium, important one is falciparum. Plasmodium falciparum, ये लिख लें कि सबसे ज्यादा जो डेडली है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम falciparum ये है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है। प्लाज्मोडियम falciparum, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ अ मलेरियल पैरासाइट। 5 टाइप के हैं, ये डेडली है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स, मलेरिया, नोलेसी एंड ओवेल। मतलब मैं बता देता हूं 4 टाइप्स के जो और हैं वो कौन कौन से हैं। सारे प्लाज्मोडियम की सब टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। These are the 4 other types of plasmodium parasites which cause malaria, but the most common one, deadliest one is plasmodium falciparum. और आपको पता है कि मॉस्किटोज होते हैं, ये मॉस्किटोज इस पैरासाइट को फैलाते हैं एंड द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यहाँ पे मॉस्किटो से ये फैलता है। ये बचपन में पढ़ते होते हैं, हमने कल पढ़ा था। अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज हैं। कुछ डिसीजेज क्यूलेक्स टाइप्स के मॉस्किटो से फैलती हैं, कुछ फैलती हैं फीमेल, जो फीमेल थोड़ी नहीं, एडिस इजिप्टी से फैलती हैं। ये जो मॉस्किटो है यहाँ पे वो है एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बी वेरी प्रिसाइज। उससे फैलता है मलेरिया। जाके देखें, कंपेयर करें कौन सा एडिस और कौन सा क्यूलेक्स है। ये हमने कल पढ़ा था। जैपनीज इंसेफेलाइटिस किससे होता है ये पता होना चाहिए। डेंगू किससे होता है ये सब पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास मलेरिया है, इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो फैलाती है, तो मलेरिया को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, या तो आप सैनिटेशन सही करें ताकि पानी कम हो, जहाँ मच्छर ना आए। मच्छर आएंगे तो वायरस तो होगा ही होगा, ये सॉरी पैरासाइट तो होगा ही होगा। तो जो आप जिसकी बॉडी में पैरासाइट जाता है, मच्छर उसको काटता है, फिर किसी और की बॉडी में लेके जाता है, तो फैल जाता है ये, और तो क्या है।
तो नॉन वायरल डिसीजेज में आता है। कम्युनिकेबल है, क्यों नहीं है भाई। वैक्सीन का नाम लिख लें, 2 वैक्सीन हैं मलेरिया को लेके, टेक्निकल से नाम है पर अगर पेपर में आता है तो नाम याद होने चाहिए। तो वैक्सीन लिख लें मलेरिया को लेके, RTS। हाँ भाई, नाम नहीं याद करने क्या होता है RTS, हमें वैक्सीन देखनी है बस, सिंपल पता होना चाहिए क्या है। तो लिखें RTS, दैट इज एंड AS01 एंड R21 मैट्रिक्स, AS01 एंड एक है RTS मैट्रिक्स M। ये 2 वैक्सीन है किसके, मलेरिया को लेके, RTS matrix M and RTS AS01. You should be remembering the name of the vaccine for the उसके बाद एक और वैक्सीन है जो बनाई जा रही है, RTS-S वैक्सीन है मलेरिया के लिए। ये डेवलपमेंट स्टेज पे है, WHO ने अप्रूव नहीं किया, बट दिस इज ऑल्सो अ वैक्सीन, दीज हैव बीन अप्रूव्ड। और ये पड़ी है RTS-S। यू शुड बी रिमेंबरिंग दीज नेम्स। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, R21 मलेरिया वैक्सीन। R2 मलेरियन 1, इसका नाम एक और है वैक्सीन का, उसे बोल देते हैं, जैसे RTS है S, इसे एक और नाम देते हैं मलेरिया से एसोसिएटेड है, मॉस्क्यूरिक्स। ये नाम आ जाए तो भी टिक कर देना, इसी को बोल देते हैं RTS-S मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉस्क्यूरिक्स। ये मलेरियल वैक्सीन है, तो मलेरिया की वैक्सीन है। वायरस की वैक्सीन बनानी मुश्किल है सर, और ये जो वैक्सीन है ये बनानी, पैरासाइट इतने म्यूटेट नहीं करते हैं जितना वायरस म्यूटेट करता है, तो वायरस की वैक्सीन थोड़ी कम होती हैं, इनकी वैक्सीन बड़ी हुई है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज कॉल्ड एज E2025 इनिशिएटिव। E2025 इनिशिएटिव, दिस इज अ इनिशिएटिव। देखना है किसको लेके है, क्या करता है। फिर एक टीबी नाम की डिसीज आएगी, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे हेपेटाइटिस किसको इंपैक्ट करती है, लीवर को। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस, बी और सी है जो सेक्सुअली और ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, एंड दीज टू आर द डेंजरस 196% केसेस आर ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी। और पता है कि बी की वैक्सीन है और सी की नहीं है, यू शुड बी रिमेंबरिंग दोज फैक्ट्स। यूपीएससी में आ रखा था कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है, बी की नहीं है, उल्टा है, बी की है, सी की नहीं है। E2025 इनिशिएटिव इज इनिशिएटिव बेसिकली WHO ने लिया है, इसने 25 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है जिसने मलेरिया खत्म करना है। मतलब आप ये समझ लें, मलेरिया आज भी किसका प्रॉब्लम है, डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का। हमें मलेरिया खत्म करना है, उसके लिए आया है ये इनिशिएटिव कॉल्ड एज E2025। अब 2025 तो टप गया है, टप खत्म तो हुआ नहीं है, 26 आ गया ना, तो मलेरिया को खत्म करना था बाय 2025। खत्म कहाँ होता है, जो चीज़ एक दुनिया में आ जाए एक बार फिर खत्म नहीं होती है, तो 25 तक करना था, बस हो नहीं पाया। तो ये इनिशिएटिव ये है कि हमें मलेरिया को खत्म करना है, पर खत्म हो नहीं पाया। 25 कंट्रीज थी इसमें, अफ्रीका की थी मेनली, एशिया की भी थी, मतलब मेनली 3 फ्रॉम अफ्रीका, और बाकी मैक्सिको, कोस्टारिका, भूटान भी थी, मतलब पता होना चाहिए, पर हमें पता है 25 होनी चाहिए। नाउ द लेट्स टॉक अबाउट अ डिसीज इज कॉल्ड एज, मतलब आपको पता चाहिए E2025 इज एन इनिशिएटिव टू इरेडिकेट मलेरिया बाय 2025, इतना पता हो। अब आता है नेक्स्ट डिसीज इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट डिसीज इज कॉल्ड एज, जो हमें याद रखना है, काला अजहर। ये बड़ा न्यूज में, ये डिसीज ना करनी पड़ेंगी सारी, तो मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ। काला अजहर आज खत्म हो जाएंगे बस डिसीज, कल से IT वो वाली कहानी स्टार्ट कर देंगे। काला अजहर, अब देयर आर 3 टाइप ऑफ लेशमेनियासिस, एक डिसीज है लेशमेनियासिस, नाम देख लें फिर आगे देखते हैं। लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस, दिस इज अ डिसीज। उसकी 3 फॉर्म्स हैं, और एक फॉर्म क्या है, काला अजहर। तो लेशमेनियासिस इज अ डिसीज
उसकी 3 फॉर्म्स हैं। देयर 3 फॉर्म में से एक फॉर्म है काला अजर, वो है ये। इसे बोल देते हैं ब्लैक फीवर। काला अजर को बड़े नाम है इसके, दमदम फीवर, डमडम फीवर, ब्लैक फीवर, और कॉल्ड एज visceral leishmaniasis. These are the 3 names for the same disease, काला अजर। ये तीनों काला अजर में आते हैं, बट ये डिसीज है लेशमेनियासिस, उसकी 3 फॉर्म्स हैं, वो काला अजर है। हमें एक इंडिया में लेशमेनियासिस की फॉर्म है काला अजर, ये बहुत मिलती है, तो हमें पढ़नी है काला अजर। बाकी लेशमेनियासिस हमारे इंडिया में इतने नहीं है, तो हमें क्यों पढ़ने हैं? ठीक है, अब इसका एक है लेशमेनिया डोनोवानी। लेशमेनिया डोनोवानी एक है, लेशमेनिया डोनोमानी। ये पैरासाइट है, उसके कारण होती है काला अजर। तो लेशमेनियासिस, जो लेशमेनियासिस है, ये अलग अलग पैरासाइट से होती है। एक है लेशमेनिया डोनोमानी, उसके कारण, इस पैरासाइट के कारण जो होती है, उसके कारण डोनोमानी नहीं, डोनोवानी ये होती है पैरासाइट, उसके कारण होती है। अलग पैरासाइट होंगे तो अलग तरह की लेशमेनियासिस होगी, पर हमें काला अजर की पता होनी चाहिए। और पैरासाइट जो है, इसको फैलाता कौन है? सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई। तो ये काला अजर के 3 नाम हैं, इसको काट दिया। ये फैलाता कौन है? फीमेल सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई। फीमेल सैंड फ्लाई। और सबसे ज्यादा डेंजरस है पैरासाइट आफ्टर मलेरिया। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ होती है मलेरिया वाले पैरासाइट से, तो सेकंड डेथ होती हैं इसी वाले पैरासाइट से। कौन सा? काला अजर वाले पैरासाइट से। मतलब इट इज डेंजरस वन। इट्स लाइक अ मलेरिया जितना डेंजरस है, उतना ही डेंजरस क्या है आपका ये वाला है, दैट इज कॉल्ड एज काला अजर। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट, वो हमने पढ़ाया था ना, कोई होते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, कहानी बताई थी ना पूरी उस दिन, कि भाई जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, वो डिसीजेस जिनको कौन नेग्लेक्ट कर देता है? वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसको भी हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। मतलब क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज का मतलब है कि ये डिसीज जो वेस्टर्न कंट्रीज नेग्लेक्ट करते हैं, इनके लिए वैक्सीन नहीं बनती हैं। तो इन डिसीजेस की वैक्सीन अब बन रही हैं, पहले नहीं बना करती थी। अब फोकस हुआ है, पहले नहीं था। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं। ये लीवर जाता है, लीवर से, लीवर के बाद ये देयर डिफरेंट ऑर्गन्स। एक ऑर्गन है लीवर, वहां से जाता जाता बोलते हैं स्प्लीन में जाता है, और उसी से होता है क्या? विसरल लेशमेनियासिस। इसे बोल देते हैं विसरल। बॉडी का ऑर्गन है, तो इस पे अटैक होता है, तभी इसका नाम भी वैसा ही है। और ये किसी एनिमल को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इंसान में रहता है। ये ह्यूमन इज द ओनली रिजर्वायर, ह्यूमन इज द ओनली रिजर्वायर फॉर दिस पैरासाइट कॉल्ड एज काला अजर। देयर इज नो अदर जो वो है। ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा जो एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, कि बांग्लादेश पहली कंट्री बन गया है जिसने क्या ख़त्म कर दिया है अपनी कंट्री से? काला अजर। देख लें, शर्म की बात भी है, अच्छी बात भी है। काला अजर बिकेम द फर्स्ट कंट्री recognized by WHO to eliminate काला अजर। तो वहाँ उनके से काला अजर चला गया है। ये 2 फैक्ट हैं जो आपको काला अजर के याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। और काला अजर को करना है कंट्रोल में, तो क्या करें? वेक्टर पे इंटरैक्ट करें, सैंड फ्लाई पे अटैक करें। सैंड फ्लाई खत्म तो ये पैरासाइट फैलेगा ही नहीं, अदरवाइज इससे भी काम करें। मतलब हमें जब आधी डिसीज हमारी मॉस्किटो से ही है, अगर वो खत्म हो गए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तभी कल पढ़ा था वॉल्बचिया मेथड। रिमेंबर दैट नेम ऑफ वॉल्बचिया मेथड, जिसके कारण
जो हमारे मॉस्किटो होते हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते या वो पैरासाइट आगे नहीं फैल पाता. दैट बोलबचिया थिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड एज द important disease called as tuberculosis. TB. TB कर लेते हैं, TB की डिसीज. लेट्स टॉक अबाउट TB, tuberculosis. The disease is called as tuberculosis. Tuberculosis, TB. इसको देख लेते हैं क्या है ये, कैसे फैलती है ये, इसको समझ लेते हैं. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज है ये, इतना तो पता हो. वायरस से नहीं फैलती है, कुछ पैरासाइट से फैलते हैं, कुछ बैक्टीरिया से. ये किससे फैलती है? बैक्टीरिया से. ऑन यू नेम द नेम, आपको पता है कि वो जो बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइको बैक्टीरियम, ऊपर क्या है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया है. टीबी की डिसीज फैलती है? बिल्कुल फैलती है, बिल्कुल फैलती है. टीबी की डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज है. लंग पे इम्पैक्ट, टीबी इज इफेक्टिंग योर लंग्स. कुछ लीवर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हेपेटाइटिस, ये डालती है लंग्स पे इम्पैक्ट. अब हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, जैसे कि एक है रिफम, एक है रीफेम. द वन इज कॉल्ड एज रीफेम्पिसिन. Rifampicin, this is a drug. Other one is called as isoniazid. Isoniazid is also a drug to deal with the problem of TB. तो isoniazid, rifampicin एक है आपकी, मतलब ये डिसीज आपको पता होना चाहिए. दीज आर द मेडिकेशंस टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ये दी जाती हैं जिनको टीबी हो जाता है. इनकी रेगुलर डोजेस कोर्स पूरा लेना होता है, बीच में छोड़ना नहीं होता है, तो अदरवाइज टीबी फिर दोबारा से हो जाता है. और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये आइसोनियाजिड और ये. और आपको पता है कि अगर टीबी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब इन मेडिकेशन का काम नहीं करता है, बैक्टीरिया उनसे रेजिस्टेंस हो जाती है, उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. टीबी हो गया है जिस बंदे को, उस पर ये मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी. और इसी को लेके हमारी एक पॉलिसी भी थी, उन्हीं को हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, अ न्यू ड्रग फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. वैक्सीन नहीं, अ न्यू ड्रग फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. ड्रग है बेडाक्यूलिन. ये न्यूज़ में रहती है, पूछेंगे बेडाक्यूलिन किस डिसीज को डील करती है, तो जो ये सारी मेडिसिन खत्म हो गई हैं, रेजिस्टेंस हो गई हैं, उसके लिए बेडाक्यूलिन. It is a kind of a drug which is used to deal with the multi-drug resistance TB. आया समझ में? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बेडाक्यूलिन. ये और कुछ नहीं है. एक वैक्सीन भी है, अब आपको याद करनी है तो कर लें, VPM 1002. दिस इज अ वैक्सीन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ टीबी. वैक्सीन्स भी हैं कि बंदे को टीबी ना ही हो, पर तुम्हें पता है कि अभी ये स्टार्टिंग वाले में फेज में है, इतनी वो उस डेवलप्ड फेज में नहीं है. ट्रैकोमा, नेक्स्ट डिसीज कॉल्ड एज ट्रैकोमा. किसको इम्पैक्ट करता है, कैसे होता है? आई की प्रॉब्लम है, आई साइड चली जाती है इससे, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इतना पता हो ना, आधा काम तो पेपर में वैसे हो जाएगा कि भाई ये आई से रिलेटेड है, तो वहीं हम कर देंगे. बैक्टीरिया करता है इसका,
क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, Chlamydia trachomatis. This is kind of a bacteria which is used to deal with this problem of trachoma. बैक्टीरिया है ये, तो Chlamydia trachomatis is a kind of bacteria. ये आपको पता होना चाहिए. Infection of a eye, ये भी पता होना चाहिए. It is also because of poor sanitation. तो ये बैक्टीरिया फैलता है. It is also a type of neglected tropical disease. It is also a kind of a neglected tropical disease. वुमेन को ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन. हमें क्या लेना, पर पता होना चाहिए वुमेन को ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है. ब्लाइंडलेस हो जाती है इससे. एक्सट्रीम फॉर्म में क्या होता है, इंसान ब्लाइंड हो जाता है अगर ये इन्फेक्शन का प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ना लिया जाए. तो ये पता होना चाहिए. जो कॉर्निया होता है आँखों का, ये ड्राई हो जाता है, तो फिर इस डिसीज़ के कारण तो चली जाती है, रोशनी चली जाती है आँखों की. इंडिया फ्री हो गया था ट्रैकोमा से 2017 में. इंडिया से ट्रैकोमा एलिमिनेट हो गया था 2017 में एज पर WHO. ये आपको पता होना चाहिए. और अब देखते हैं एक चीज़ और. द इम्पॉर्टेंट डिसीज इज कॉल्ड एज meningitis. दिस इज ट्रैकोमा. ठीक है, meningitis. This disease is related to brain. Meningitis. Meningitis. This is a disease basically जो inflammation of meninges हो जाए. Inflammation of meninges हो जाए तो काम हो जाता है. meninges क्या है? इस काइंड ऑफ लेयर इन अ ब्रेन. मतलब जो हमारा ब्रेन है उसकी एक लेयर है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, देयर आर मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. तो ब्रेन में भी है और वही चीज लेयर आती है आगे जाके ब्रेन की लेयर, या मेम्ब्रेन कह लें, या स्पाइनल कोड की. उसी की जो लेयर और मेम्ब्रेन है उसी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे बोल देते हैं, क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस. तो ये होती है प्रॉब्लम. और इट इज़ बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये वायरस से भी होती हैं, बैक्टीरिया से भी होती हैं, फंजाई से भी होती हैं. ऐसा नहीं है इट इज़ कॉज ओनली बाय अ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई तीनों की इन्फेक्शन से होती हैं. बैक्टीरिया एज वेल एज वायरस एज वेल एज फंजाई तीनों से होती हैं. इतना आपको पता होना चाहिए. अब अलग अलग टाइप से होंगी तो नाम भी अलग अलग होंगे. लेट्स सपोज इसको कोई बैक्टीरिया कॉज करता है, उसका नाम है निसीरिया, तो उसे बोल देते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस. तो आपको याद नहीं करना है, आपको इतना पता होना चाहिए इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. उसके हिसाब से इनके क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, उसके हिसाब से इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अलग अलग नामकरण हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. और आपको कुछ नहीं करना है इसमें. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ डिसीज which is basically associated with neglected tropical disease. हमने टॉपिक कर लिया था, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट जो जेनेटिक डिसीजेज होते हैं वो पढ़ते हैं. कुछ कम्युनिकेबल हैं, कुछ ये हैं. इसके बेसिस पे आती हैं. एक सबसे बड़ी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस. बस और कुछ नहीं है इसके बाद, यही है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस.
नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस। अब ना कुछ रेयर डिसीजेज हैं उस पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे मान लें भाई जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, रेयर मतलब जो बहुत ही रेयर हैं और उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है इंसान पे। बताते हैं कौन सी डिसीज़ हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए ये ऐसी डिसीज़ हैं जो बहुत ही कम लोगों में होती हैं और इसके लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, और अगर कोई वैक्सीनेशन है, मेडिसिन है, बहुत ही है, करोड़ों में होती है ये। अब किसी गरीब को ये प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम ऐसे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को, इन डिसीजेज के कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे वो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बताया है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज। एक आस्पेक्ट क्या है, हम फोकस करेंगे कि ऐसी डिसीजेस के जो ट्रीटमेंट हैं वो उसका सोल्यूशन हम खुद ढूंढें, उसे बोल देते हैं इंडिजिनस सोल्यूशन। बाहर ना डिपेंड रहें, हम उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, इंडिजीनियस R&D फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीज, ताकि हम बाहर वाली वैक्सीनेशन, मेडिसिन, ड्रग्स पे डिपेंड ना ही रहें इन ट्रीटमेंट के लिए। और हम नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री बनाएंगे ताकि एटलीस्ट हमें ये तो पता हो, नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे, हमें ये तो पता हो कितने केसेस आए इन डिसीजेस के, ताकि हमें इन डाटा तो पता हो, तभी तो हम क्या कर पाएंगे R&D। तो पहले हम ये नेशनल हेल्थ जो भी डाटा रजिस्ट्री बनाएंगे, नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्टर बनाएंगे या रजिस्ट्री बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्री बनाएंगे, नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री बनाएंगे। आया समझ में ये चीज? NHB। दूसरा सबसे बड़ा है अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन करेंगे, ताकि अगर ये डिसीजेस का पहले पता लग जाए तो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए इनके, ऐसे नहीं बाद में पता लगे जब डिसीज का लेवल बढ़ जाए। अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे। और हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे जिनको हम फंड भी करेंगे, उसे बोल देते हैं, जो हम 5 करोड़ तक, 50 लाख तक का असिस्टेंस देंगे। मतलब द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50 लाख फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस फॉर ऑल कैटेगरीज। और हम बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको हम 5 करोड़ देंगे ताकि वो इनको डायग्नोस करने के लिए काम करें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दीज डिसीजेस, उनको 5 करोड़ तक का पैसा देंगे ताकि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। और 50 लाख तक की ट्रीटमेंट कॉस्ट को गवर्नमेंट बियर करेगी। 50 लाख तक का ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिसीजेस, क्योंकि बताया ना इसकी कॉस्ट वैसे ही करोड़ों में होती है, तो पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो सभी के लिए 50 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा अगर किसी को रेयर डिसीज होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी होगा, अगर कोई हेल्प करना चाहता है ऐसे पेशेंट्स की, तो क्राउड फंडिंग से दे कैन डोनेट टू दोज पेशेंट्स, आगे गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करे। तो क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी है इसमें, क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी है इसमें, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ एक डिसीज होते हैं रेयर डिसीज, आपको एक बता दिया है मैंने पहले, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। ये हमने आपको पहले बता दिया था। एक है सिकल सेल एनीमिया, जिसको ये हो जाए फिर उनका RBC काम नहीं कर पाता, ब्लड नहीं ले पाता, बिकॉज हीमोग्लोबिन RBC में होता है। RBC डिस्ट्रॉय हो गए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा पाएगा ऑर्गन में और इंसान की लाइफ नहीं चल पाती है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, सिकल सेल एनीमिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही एक और डिसीज होती हैं, जैसे आपको डिसीज के नाम बता देते हैं कौन कौन सी हैं जो रेयर डिसीज होती हैं, जैसे थैलासीमिया, जो वो भी हीमोग्लोबिन की इनफॉर्मल अबनॉर्मल फॉर्म होती है थैलासीमिया, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो चाहे थैलासीमिया हो। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है, उससे हेमोग्लोबिन काम नहीं कर पाता, या किसकी काम खराब हो जाता है, हीमोग्लोबिन का काम खराब हो जाता है। तो थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, फॉर्म अबनॉर्मल हो जाती है थैलासीमिया में, और वही प्रॉब्लम आगे आती है। और जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें RBCs की शेप चेंज हो जाती है, और उस RBC की शेप चेंज होने से जो RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो काम नहीं कर पाता। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक में हीमोग्लोबिन खुद खराब हो रही है उसकी शेप,
और जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है उसमें आरबीसीज का शेप चेंज हो जाता है और आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, तो वो भी काम नहीं कर पाता है। दीज थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड कीप इन माइंड। आया समझ में ये चीजें? अब हम एक चीज और देख लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज साइंस का डिसीज वाला पार्ट इज कंसर्न। वो आता है, हमने पढ़ा हुआ वैसे, हीमोफीलिया एंड हीमोफीलिया। जब हमने पढ़ा ना हीमोफीलिया ए और बी, जैसे जब होता है हीमोफीलिया तो आपने पढ़ा था ना हीमोफीलिया, वो भी इसी में आता है। अब जिसने ये लेक्चर नहीं देखा जाके देखें, जिसमें हमने पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। उसमें ए और बी दो टाइप के होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इंसान में, तो फिर ब्लीडिंग होती रहती है, ये हमने पढ़ लिया। इट इज ऑल्सो अ रेयर डिसीज ऑल्सो, हीमोफीलिया ए एंड बी। तो ये सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ए एंड बी, दीज आर द रेयर डिसीजेस जो दैट यू हैव टू स्टडी। आया समझ में इतना? तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और यहां से हमारा हेल्थ और डिसीज का खत्म। तो आज छोटा सा लेक्चर था, ये हेल्थ और डिसीज क्या हो जाएंगे, टॉपिक खत्म हो गया है। नाउ विल स्टार्ट विद आईटी का पार्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो स्टैटिक पार्ट है, वी विल डू दैट पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून विद दोज लेक्चर ऑफ आईटी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।